नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड भाजपा ने निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर कहा कि पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने से जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है। तमाम आपत्तियों पर पूरा विचार किया गया है और विस्तृत सुनवाई के बाद आरक्षण फाइनल किया गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपाइयों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कद्र किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वास पूर्वक मैं कह सकता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने रोजगार को लेकर केंद्र सरकार की सराहना की है। अजय टम्टा ने कहा कि मिशन मोड के तहत देश भर में 71,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। देश भर में युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरियां देने का काम प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप दिया जा रहा है। देश में आने वाले समय में नौकरियों के अन्य अवसर भी युवाओं को मिलने वाले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जिस प्रकार से मिशन मोड के अंतर्गत हमारे युवाओं को, हमारी बहनों को, हमारे जो बच्चे रोजगार के लिए, जिनको आज पूरे देश भर के अंदर लगभग 71,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र जारी दिए गए और 45 स्थानों में ये कार्यक्रम हुए। और आज देहरादून में आईटीबीपी में सीमा द्वार के पास भी एक कार्यक्रम रहा जिसमें लगभग 347 लोगों को विभिन्न विभागों में भारत सरकार के रोजगार दिया गया। उसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, बैंक और हायर एजुकेशन और पोस्ट ऑफिस, ऐसे विभिन्न जगहों पर जो बच्चे निकले हैं उनको रोजगार प्रदान किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि केंद्र सरकार के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों में जो पद हैं उनकी तत्काल नियुक्ति हो और मिशन मोड में हो, इसको पूरा करने का लक्ष्य लिया है। इसका लाभ हमारे देश के युवाओं को मिल रहा है। भाई 2022 से इस मुहिम को चालू किया है और लगातार निरंतर जारी है और रोजगार देने का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो सभी मंत्रालयों को भरने के निर्देश दिए और उसमें नियुक्ति करने के निर्देश दिए। ये अपने आप में एक सौभाग्य कार्य। देहरादून के गिरजाघरों में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून ने सुरक्षा व्यवस्था भी चर्च के आसपास पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। क्रिसमस को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बच्चे हों या फिर बड़े हों, सभी लोग चर्च में पहुंचकर प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। चर्च में काफी भीड़ भाड़ भी देखने को मिल रही है। लोगों में खासा उत्साह क्रिसमस को लेकर बन रहा है। जिस तरह ये प्रभु यीशु ने शांति का संदेश पूरी दुनिया में दिया है, उसी को फॉलो करते हुए लोग आज गिरजाघरों में प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं और प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। अगर बात करें तो कल शाम से ही जो है भीड़भाड़ होनी शुरू हो गई थी और लोगों में खासा क्रेज़ भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम परेड ग्राउंड के नज़दीक सेंट फ्रांसिस चर्च में मौजूद हैं। उसके बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोगों के अंदर जो क्रेज़ है क्रिसमस को लेकर वो आप देख सकते हैं। तरह तरह की दुकानें जो हैं चर्च के बाहर लगाई गई हैं, खेल खिलौनों की दुकानें लगाई गई हैं। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय चर्च के बाहर काफ़ी भीड़भाड़ है और शाम तक यह भीड़भाड़ जो है और अधिक होने वाली है। इस ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एसएसपी ने जो है खासकर क्रिसमस को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर
समीक्षाएं भी की थी, उसी का जो नतीजा है आज पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर चाक चौबंद नज़र आ रहा है। और सेंट फ्रांसिस चर्च काफ़ी मशहूर चर्च है देहरादून शहर की, और 1890 में जो है यह चर्च बनी थी। इसी को लेकर लगातार आप देख सकते हैं भीड़ भी यहाँ पर उमड़ रही है। और जो प्रभु यीशु का कह सकते हैं कि उनका जो एक संदेश है वो एक संदेश है शांति। विश्व में जो है शांति को लेकर उन्होंने जो है अपनी जो बाइबल है उसमें भी जो है जिक्र किया है। इसी को लेकर तरह तरह के जो लोग हैं, उनके जो संप्रदाय हैं, उसको लेकर यहाँ पर आज क्रिसमस की धूम भी देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं चर्च में और अपनी जो मनोकामनाएं हैं, अपनी जो प्रभु से इच्छा है, यीशु से इच्छा है, उन इच्छाओं की जो है वो कामना भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, लगातार जो शहर के अंदर तमाम लोग जो हैं कल शाम से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और क्रिसमस को लेकर खासा क्रेज़ देहरादून के अंदर रहता भी है। और काफ़ी भीड़ भाड़ इस समय सेंट फ्रांसिस चर्च के बाहर और अंदर भी देख सकते हैं। तमाम तरह के लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं और काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि शाम होते होते यह भीड़ काफ़ी हद तक बढ़ भी जाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख तय हो गई है। प्रदेश में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए मतदान 23 जनवरी को होगा और 25 तारीख को मतगणना होगी। नामांकन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही टिकट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देगी जो जिताऊ हों, जिनकी छवि साफ सुथरी हो, जो पार्टी के लिए लगातार सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। अब तो निकाय चुनाव की तिथि भी आ गई है नामांकन की। कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है और कब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और क्या पैमाना रहेगा कैंडिडेट घोषित करने को? देखिए, पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है, लगाया है, और जो अच्छे लोग हैं, जो जीत सकते हैं, जिनकी छवि ठीक है, वही हमारी क्राइटेरिया है। और पार्टी के सक्रिय सदस्य जो हैं उन्हीं को हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। तैयारियों के रूप में अगर देखें, हमारी तो तैयारियां पहले से चल रही हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन कल जो एकदम से आरक्षण में कुछ बदलाव हुआ है, उसमें भी बीजेपी ने कोशिश की है चालाकियाँ करने की। उन्होंने सर्वे के आधार पर जहाँ उनके कैंडिडेट्स कमज़ोर थे वहाँ उन्होंने सीटों का बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में, और हम कोशिश करेंगे कि 26 तक हम लोग सारे टिकट्स करते हैं। भीमताल में सड़क हादसा हुआ है, इसमें घायल मरीजों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में लाया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल 5 व्यक्तियों को अभी तक सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों की संख्या 25 से 30 बताई जा रही है। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रोडवेज की बस पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की ओर चली थी। हल्द्वानी से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हो गया है। इलाज किया जा रहा है सर? देखिए, ये घटना जो हुई है, जो भीमताल हमारा CHC है उससे लगभग 100 मीटर आगे है और बस पिथौरागढ़ से आ रही थी और रोडवेज की ये बस है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु हैं इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनके पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और 2 ट्रॉमा एक्सपर्ट्स को अभी एम्स ऋषिकेश से बुलाया गया है। सुशीला तिवारी में जो हमारे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। कुछ अभी जनरल इमरजेंसी में है, कुछ ICU में भी जाएंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, जो भी ज़्यादा सीरियस होंगे ट्रॉमा एक्सपर्ट्स की राय के बाद जिनको एयरलिफ्ट करना होगा उसकी भी पूरी व्यवस्था करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। सर, जैसे ही घटना की सूचना मिली, कितने देर में कितना प्रॉम्प्ट एक्शन था? देखिए, इसमें जैसे किसी भी घटना में आप जानते हैं कि सबसे पहले लोकल्स को पहले पता चलता है। मुझे भी ये लोकल्स से पता चला और लोकल्स में तब तक पहुंच भी गए थे। उसके बाद जो आपकी स्थानीय पुलिस है वो पहुंच चुकी थी। उसके SDM धारी, SDM नैनीताल, ADM नैनीताल और SDRF सब मौके पे पहुंच गए थे और उसके बाद जो घायल थे उनको पहले सड़क पर लाते हुए CHC भीमताल लाते हुए यहाँ पहुंचाया गया। और कुछ जाम का इशू था क्योंकि यहाँ सीजन भी है, तो पुलिस से बात करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए एम्बुलेंसेस को सुशीला तिवारी तक लाया। बस हादसा हुआ है, आपकी जानकारी में भी आया है, तो अब खुद आई है यहाँ पर, क्या कहते हैं सरकार?
देखिए, आज जानकारी में आया है कि बहुत बड़ा हादसा जो है आज, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हादसा जो है हमें फिर देखने को मिलेगा। आज उस हादसे से आहत कुछ पेशेंट्स यहाँ पर अस्पताल में आए, जिनको आज मैं देखने यहाँ पर पहुँची थी। लगभग मेरी जानकारी के अनुसार मैं लगभग 10-12 लोगों से मुलाकात कर चुकी हूँ, जिसमें हमारी कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ युवा बालिकाएं भी हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ जन, किसी को हेड इंजरी है, किसी का फ्रैक्चर है, किसी का ब्रेन इंजरी है। तो इस प्रकार से इस हादसे ने लगभग सबको झकझोर कर रख दिया है। मेरी संवेदनाएं और सरकार की संवेदनाएं पूर्णतः उन पीड़ित परिवारों के साथ में है। मैं समझती हूँ कि यहाँ का सुशीला तिवारी का जो हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम है, वो सब पूरी तरीके से उनके उपचार के लिए गंभीरतापूर्वक लगे हुए हैं। जहाँ जिसको जिस प्रकार की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, सीटी स्कैन की जरूरत है, वो साफ निर्देशित भी कर दिया है और वो समय कर भी रहे हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे सभी लोग जल्दी से स्वस्थ हों और फिर से अपने कामों को लौटे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बाकी सरकार की ओर से इलाज के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, मदद के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, जो अनुमन्य है वह सरकार उनको पूरी तरीके से मदद करेगी। उत्तराखंड की सबसे अब तक की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दूं। ये बात की जाए तो यहाँ पर भीमताल से हल्द्वानी आ रही है एक रोडवेज की बस यहाँ पर सलेड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है और जो बस थी वो खाई में गिर गई, जिसमें उसमें बैठे सभी यात्री हताहत हुए हैं। और मैं मौजूद हूँ अभी हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, जहाँ पर उनको लाया जा रहा है इलाज के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है वहाँ पर मैं पास जाने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर जितने भी जो घायल हैं उनको लाया जा रहा है और प्रथम उपचार के लिए सुशीला तिवारी पहुँचाया जा रहा है। सरकार के द्वारा यही कोशिश है कि जो यहाँ पर जो मरीज जो यहाँ पर घायल है उनको तुरंत उपचार मिले और उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर है और उनके जो यहाँ पर जो घायल जो लोग हैं उनके परिजन भी यहाँ मौजूद है। और एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ है, उसको लेकर के अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं और खुद खेल मंत्री रेखा आर्या, क्योंकि हल्द्वानी दौरे पर थी, वो भी यहाँ घायलों का हाल जानने पहुँची है और अभी सुशीला तिवारी के अंदर हो गई हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो यहाँ जो हादसे होते हैं उसको लेकर के जो जिम्मेदारी यहाँ पर जो चीज़ें रहती है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात यहाँ मुख्यमंत्री लगातार कहता है। लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर जो लगातार ये भीड़ है, ये भीड़ यही है कि यहाँ पर जो घायल हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। हल्द्वानी में करीब 5 से ज़्यादा एम्बुलेंस पहुँच चुकी है और जो घायल की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। 3 व्यक्तियों की मृत्यु की खबर यहाँ पर आई है, हालांकि अभी संख्या स्पष्ट नहीं हुई है और करीब 20 से 22 लोग जो यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। अब ये संख्या आगे बढ़ सकती है, उसको लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अब देख सकते हैं राहत कार्य लगातार जारी है। भीमताल के सलेड़ी के पास ये हादसा हुआ था और वो जो बस थी वो खाई में गिर गई थी, जिस कारण यहाँ पर जो सभी यात्री थे वो हताहत हुए हैं और उसको लेकर के अब सुशीला तिवारी में उनको प्राथमिक उपचार के लिए लाया जा रहा है और बेहतर से बेहतर इलाज के लिए उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। और उसको लेकर के लगातार जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुँच चुका है। खुद कमिश्नर दीपक रावत यहाँ पहुँचने जा रहे हैं और खेल मंत्री रेखा आर्या भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अल्मोड़ा नगर निगम बनने के बाद सरकार ने अल्मोड़ा सीट को महिला आरक्षित कर दिया है, लेकिन एकाएक उलटफेर करते हुए ओबीसी सीट घोषित करने की चुनाव का माहौल बदल गया। आपको बता दें कि इससे पहले महिला सीट पर भाजपा कांग्रेस से महिला उम्मीदवारों की दावेदारी पर दोनों पार्टियों में आपको बता दें कि मशक्कत की जोर आजमाइश चल रही थी, मगर अब ओबीसी सीट होने के बाद चुनावी राजनीति गर्मा गई है और अल्मोड़ा का ओबीसी समाज सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। तो ही भाजपा व कांग्रेस पार्टी के नेता जीत का दावा भी कर रहे हैं। सरकार का जो एक फैसला बड़ा ऐतिहासिक आया है, नगर निगम पहली बार उत्तराखंड में अल्मोड़ा सीट को पहली बार नगर निगम जैसे कि उसमें भी उन्होंने सरकार द्वारा ओबीसी सीट को घोषित किया गया। मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और अपने ओबीसी समाज की पिछड़ा वर्ग सभी पिछड़ा वर्ग की तरफ से भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे अल्मोड़ा नगर निगम में पहली बार पिछड़ा वर्ग को अपना योगदान दिया। धन्यवाद। बीजेपी को लगातार डर बना हुआ है कि अल्मोड़ा से फतेह करना मुश्किल है। अब वो किसी भी आए, चाहे वो महिला में आए चाहे ओबीसी में आए,
हम तैयार हैं, हम संघर्ष करेंगे और हम इस चुनाव को जीतेंगे। ओबीसी में हमारे पास 6 प्रत्याशी हैं और हम उन्हें मैदान में उतारेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्या क्योंकि महिलाओं ने भी काफ़ी आपका दावेदारी की? महिलाओं ने निराशा उनको हुई है। दोनों पार्टी की महिलाओं को इस बात की निराशा है कि महिलाओं का, एक तो महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं और दूसरी ओर महिलाओं का ही टिकट करते हैं, उन्हीं का शोषण करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं ओबीसी सीट को आप? निश्चित रूप से अब ओबीसी आ गई है तो अब संघर्ष करेंगे इसके लिए और मैदान में प्रत्याशी को उतारेंगे और जिताओ प्रत्याशी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत खेल मंत्री रेखा आर्य ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से प्रचार टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अलावा खेल मंत्री ने सभी 13 जनपदों के जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा भी कर ली है। बता दें कि 26 दिसंबर से हल्द्वानी के गौलापार में राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक मशाल यात्रा होनी है। इसके लिए आपको बता दें कि 3 सजे धजे कैंटर व अन्य टीमों को देहरादून से रवाना किया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होकर मशाल यात्रा पूरे 1 महीने का सफर तय करते हुए 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। इस दौरान हर जनपद में 2 से 3 दिन तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। 26 दिसंबर से मशाल यात्रा पूरे जनपदों 13 जनपदों में जाने वाली है। उसको लेकर आज आपने जो 13 जनपद हैं उनके जिलाधिकारियों से बैठक करी, क्या कुछ दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए? देखिए 26 तारीख से हम लोग हल्द्वानी गोलापार से मशाल यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से इसकी तैयारी बैठक जो है आज मैंने ली है और इस तैयारी बैठक में हमारे 13 जनपदों के जिलाधिकारी जुड़े रहे, जिनसे इस यात्रा को हर मुख्यालय तक पहुंचना, मुख्यालय से ब्लॉक लेवल तक में इस राष्ट्रीय खेलों का अथवा मशाल यात्रा का पूरी जन जागरूकता करना, इसके साथ ही वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन होना, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी जो कि जिलाधिकारी अपने स्तर से कर सकते हैं बतौर उनको सुझाव उनको दिए गए हैं, जिसमें हमारी मैराथन से लेकर वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता जिसमें रस्साकसी हो गया या पुशअप हो गया, पंजा प्रतियोगिता हो गया, इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनमानस को एकत्रित करते हुए निश्चित रूप से ऐसे किसी फेमस शख्सियत को भी बुला सकते हैं। इसके अलावा हमारे संबंधित हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे विधायक गण हैं या प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी वे आमंत्रित कर सकते हैं। हमारे 3 कैंटर जो है आज हमने उन्हें हरी झंडी दिखाते हुए जनपदों की ओर रवानगी दे दी है और वे सबसे पहले तो हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर 2 दिन लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। इसके बाद में वे ही कैंटर फिर उधम सिंह नगर पहुंचेंगे और उधम सिंह नगर से फिर वे कैंटर जो है आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से लगातार जो है 13 जनपदों का जो है प्रचार प्रसार इन कैंटरों के माध्यम से होगा और एक मुख्य दिन जो है हर मुख्यालय पे कार्यक्रम होगा या जिलाधिकारी जहां जहां ये कार्यक्रम तय करेंगे तो वहां वहां वो कार्यक्रम। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।